हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले एक टॉपिक और था, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है साइंस वाले पोर्शन में। आप उसको जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं वर्गीकी से स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, पहला जो हमारा है वो जीव विज्ञान और पादप जगत में। ठीक है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत दोनों को मिला लें तो बहुत जो है बड़ी नंबर में एनिमल्स को और प्लांट्स को निकाला है, ढूंढा है, पहचाना है। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो जीव मिले हैं वो किस जो है वर्ग से मिले हैं। तो ये जो है कीट वर्ग से मिले हैं। ठीक है, इंसेक्ट जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, ठीक है, वो ग्लोब पे हमारे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कीट जो है वो सबसे ज़्यादा मिले हैं। अब देखिए, अमीबा जो है, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। उसका विभाजन जो होता है वो क्या होता है, उसका जो अमीबा का विभाजन द्वारा जनन करता है। अमीबा जो है जनन में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता जनन उसका, लेकिन विभाजन जब हो जाता है, जैसे अमीबा आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है बीच में, अमीबा यहीं से डिवाइड हो जाएगा और फिर ये दो अमीबा बना देगा। एक तो ये अमीबा हो गया, दूसरा ये अमीबा हो गया। ठीक है, दो अमीबा बन जाता है। तो अमीबा विभाजन से ही जो है वो क्या करता है, जनन कर लेता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है। ठीक है, तो सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही है, एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी है। रुधिर जो वर्ग है, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, वो अपने शरीर का तापक्रम हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफेद होता है, तो तिलचट्टे का जो होता है वो सफेद होता है, तिलचट्टे का सफेद होता है। ठीक है, कॉकरोच बोलते हैं तिलचट्टे को। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जो गोल कृमि राउंड वॉर्म्स होते हैं उसमें परिसंचरण तंत्र मतलब होता है कि कोई चीज जो फ्लो होता है, फ्लो होने के लिए एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, तो ऐसा कोई सिस्टम उसमें नहीं होता है। दूसरा है, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है तथा उपास्थिल जो मछलियां हैं उसमें जो है निषेचन आंतरिक होता है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, अस्थिल मछलियां और उपास्थिल में क्या होता है, हिंदी वर्ड है, थोड़ा ज्यादा जो है नहीं समझ पा रही हूँ मैं कि क्या है ये। ठीक है, तो एक बार आप एज ए स्टेटमेंट इसको समझे रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है। तो देखिए कौन सी मछली नहीं है, आपको देखने से क्या लगता है कि कौन सी मछली नहीं होगी। आपको लगता होगा कि स्टार फिश तो जरूर मछली होगी, क्योंकि आपने बहुत बार स्टार फिश देखा होगा। और नहीं कुछ तो आप अगर कहीं लैब वैब में गए होंगे किसी के साथ, तो वहां पे देखा होगा आपने स्टार फिश इस तरीके से बोतल में बंद रहती है। ठीक है, देखा होगा ना। तो वो स्टार फिश जो है वही मछली नहीं है एक्चुअली। बाकी सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, ठीक है, ये जितनी भी है वो मछली है, ऐसे समझ लीजिएगा। स्टार फिश मछली नहीं है, दिमाग में रख लीजिए। सॉ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश ये मछलियां हैं। रजत मीन जो है क्रे फिश, जेली फिश और कैट फिश, वो जो वास्तविक मछली है। तो आपको लगेगा कैट फिश तो मछली होगी नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि कैट फिश जो है वास्तविक मछली होती है। बाकी रजत और क्रे और जेली फिश ये मछली नहीं होती। स्टार फिश क्या है, स्टार फिश मछली नहीं है, आपको पता है। ठीक है, जेलीफिश, हैग फिश और समुद्री घोड़ा, तो वो कौन सी मछली है उसमें से। देखिए, समुद्री घोड़ा लग रहा है घोड़ा नाम है, लेकिन ये मछली है। ठीक है, समुद्री मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, वेल है। ठीक है, अब देखिए वेल क्या है, स्तनपायी वर्ग का है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस और वेल, उसमें से कौन स्तनपायी है, तो वेल आपका स्तनपायी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है फिन बैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल और हम बैक वेल प्रजातियों में से दांत वाली वेल विशालतम, कौन सी विशालतम है, तो देखिए दांत वाली जो है वो स्पर्म वेल है जो विशालतम है। नेक्स्ट हमारा है एकिडना कंगारू से ही वेल में से वो जो अंडे देता है। ठीक है, सीधे बच्चे नहीं देता, वो अंडे देता है। तो एकिडना जो होता है उसकी एक क्वालिटी है कि सीधे जो है बच्चे नहीं देके अंडे देता है पहले। ठीक है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा, चमगादड़ है, ये उड़ने वाला स्तनपायी है। ठीक है, उड़ने वाला स्तनपायी है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो उड़ने वाले जीवों में वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ठीक है, तो ये चमगादड़ स्तनपायी है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता, लेकिन ये उड़ता है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में से स्तनधारी है। तो देखिए स्तनधारी कौन है, देखिए ये साइंस में ना बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, चमगादड़ स्तनधारी है लेकिन फिर भी वो उड़ता है, वो पक्षी नहीं है लेकिन। ठीक है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में से स्तनधारी कौन है, तो देखिए समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह, समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह ये जो है क्या है, ये स्तनधारी है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो समुद्री घोड़ा है वो क्या है, समुद्री घोड़ा फिश है, मछली है, लेकिन समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है वो स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। ठीक है, स्तनी होते हैं डॉल्फिन। फिर सील क्या है, एक स्तनपायी है। ठीक है, सील क्या है, स्तनपायी। सील क्या है, स्तनपायी है।
एम्फीबिया, एम्फीबिया जो है बताता है क्या, जल और स्थल दोनों पे रह सकने वाले ऐसे जंतु जो जल में भी रहते हैं स्थल में भी रहते हैं। कोई ऐसे जंतु का नाम बता दीजिए, आपको पता होगा कि जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानरों और वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। देखिए जो जो वानर होते हैं हमारे क्लोजेस्ट होते हैं वो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग में बहुत अलग होती हैं और उनमें वो चीज़ नहीं होती। जैसे एबिलिटी टू नो, एबिलिटी टू लर्न, है ना, लर्न करने की एबिलिटी होती है, लेकिन कुछ समझने की, कुछ जानने की इच्छा जो है कि इसके बाद क्या होगा, ये जानवरों में, ये जो है बंदरों में नहीं होती। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरंग उटन में से कपि नहीं है। तो देखिए लंगूर जो है वो कपि नहीं है, लंगूर जो है क्या है, कपि नहीं है। बाकी गिब्बन, गोरिल्ला और ओरंगुटन जो है वो जो है कपि है। मानव सदस्य लघुतम कपि कौन है, गिब्बन। ठीक है, मानव के जैसा दिखने वाला सबसे छोटा कपि जो है वो है गिब्बन। ठीक है, गिब्बन है। देखिए गाय, बकरी, भेड़ और हिरन में नील गाय आती है। ठीक है, गाय, बकरी, भेड़ और हिरन में जो नील गाय आती है वो हिरन कुल की होती है। याद रखिएगा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग चीज है। ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पुट कर लेते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हाँ, तो आप देखिए क्वेश्चन ये है कि गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में नील गाय आती है। तो नील गाय जो है वो हिरण कुल की है। किस कुल की है, हिरण कुल की है नील गाय। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है, एक मृदु कवची मोलस्क है। क्या है, मृदु कवची। ऑक्टोपस के ऊपर जो कवच होता है वो बहुत हार्ड तो नहीं होता है ना, वो बहुत हल्का सा कवच होता है और एक मोलस्क है वो। ठीक है, मोलस्क को मृदु कवची भी बोलते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर एक कवरिंग होती है। अब एग्जाम में आगे सबसे बड़ा कशेरुकी कौन है, तो सबसे बड़ा कशेरुकी जो होता है वो स्क्विड होता है। क्या होता है, स्क्विड होता है। आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो भी काम हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी में से वह जीव जो अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है। तो कौन सा अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है, केकड़ा। केकड़ा अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है, वो अलग है। बरूथी, बिच्छू और मकड़ी अलग है। आप देख लीजिए केकड़ा, केकड़े कितने हार्ड वो होती है, तो केकड़ा किस में आ जाएगा, बता दीजिए कौन से वर्ग में केकड़ा आ जाएगा। और बाकी जो बरूथी, बिच्छू और मकड़ी है ये जो है अलग होते हैं। ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, किसका, कुक्कुटों का। व्हाइट लेग हार्न जो है एक किस्म है कुक्कुट का। ठीक है, कुक्कुट का। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, ये मकड़ी वंश के होते हैं, टिक और माइट। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, लकड़ी वंश के। टिक समझते हैं ना, वो जो क्या वो बोलते हैं उनको, जो पेड़ों में जो है होते हैं और उसको काटते कुतरते हैं अंदर से, तो वो टिक होते हैं। और माइक होते हैं, ये मकड़ी वंश के होते हैं। जुगनू क्या होता है, कीट है जुगनू। खटमल, मकड़ी जो है घरेलू मक्खी, मच्छर में से वो जो कीट नहीं है, देखिए तो मकड़ी जो है आपका वो कीट नहीं है, बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये सारे कीट हैं। ठीक है, खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर कीट हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। मकड़ी जो है कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे होती हैं। क्या होती है, 8 टांगे होती है मकड़ी, और ये कीट से भिन्न होती है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट कौन सा नहीं है, तो देखिए मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। वह ग्रुप जिनके जंतु प्रायः रात्रिचर, इसको बोलते हैं नॉक्टर्नल। ठीक है, तो कौन सा नॉक्टर्नल होता है, देखिए मच्छर। ठीक है, मच्छर देखिए रातों में मच्छर खूब लगते हैं ना, उनको सब जो है रातों में देखने लगता है, तो ये नॉक्टर्नल होते हैं रात में। चमगादड़ देखे ही होंगे, रात में दिखता है। उल्लू, टांगे रहते हैं रात में उल्टा, है ना, ये क्या होते हैं, सब ये रात्रिचर होते हैं जिसको नॉक्टर्नल कहते हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ठीक है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो देखिए ये केवल नर जो है केवल नर खून चूसते हैं। ठीक है, अभी आपका गलत सही नहीं है, अभी आपको इसको डिसाइड करना है गलत है कि सही है। तो आप बता दीजिए, कोई केवल नर खून चूसते हैं। दूसरा है केवल मादा खून चूसती है। मादा पौधों का रस चूसती है। ठीक है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो देखिए इसमें आंसर जो हमारा है वो 2 और 3 ही सही है। 2 और क्या है, ये मादा खून चूसती है, नर नहीं। और मादा के डैने बड़े होते जबकि नर के जो है नहीं बड़े होते। तो आप कहीं भी देख लीजिए, मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं या जो ऐसे तरीके के वो जो है बर्ड्स है, कुछ भी देख लीजिए, उसमें जो मादा होती है वो हमेशा ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है ना, मादा ज्यादा जो है फंक्शन भी ज्यादा करती है, एक्टिव भी ज्यादा होती है। तो ये जो है आपका 2 और 5 सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मोलाग, ऊंट, जेब्रा और यूरोमेट्रिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है। तो कौन है जो अपनी आंत में, तो देखिए ऊंट है, आपको पता है कि वहाँ रेगिस्तान है तो ऊंट वहाँ पे पानी नहीं मिलता।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अपनी आंत में, तो आपको ये तो पता है आपको कि वो जल का संग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो करते कहाँ हैं, वो आंत में इंटेस्टाइन में करते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में करते हैं। नेक्स्ट है जिराफ। ठीक है, जिराफ, ऊंट, कंगारू, कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए लंबे समय की अवधि तक रह सकता है। तो कंगारू चूहा जो होता है, कंगारू चूहा को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, वो बिना पानी के भी जी सकता है। कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी, कौवा में से वह जो ठोस ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो वो देखिए कंगारू चूहा, क्योंकि भाई पानी तो पीता नहीं है वो, ठीक है, तो लिक्विड नहीं वो एक्सक्रीट कर पाता, तो वो ठोस जो है आपका मूत्र जो है वो ठोस मूत्र जो है वो क्या कंगारू एक्सक्रीट करता है। सर्पों की विष ग्रंथियां की समाग्र हैं। तो कैसे, कशेरुकियों प्राणी जो होते हैं उनकी लार ग्रंथियों की, जैसे हमारे जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनकी जो लार ग्रंथियां होती हैं उसी के जो है इक्वल आप जो देख सकते हैं सर्पों की विष ग्रंथियां। ठीक है, तो वो लार ग्रंथियां ही होती है एक्चुअली, लेकिन उनको विष ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, सर्पों के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं किसकी, जम्बिका दंत के। तो जो जम्बिका दंत होती है उसका रूपांतरण जो होता है वो विष दंत के जैसा होता है, वो विष दंत रूपांतरित होकर विष दंत बन जाते हैं किसमें, सर्पों में। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोभिद्ध। शैल मतलब होता है चट्टान और भिद्ध मतलब होता है ऐसे पादप जो शैल पे लगते हैं। अब देखिए पैशन फ्लावर पादप, घटपर्डी, रात की रानी, नाइट क्वीन बोलते हैं, तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप कौन सा है, जो कीट को जो है वो कर लेता है, तो घटपर्णी है। ठीक है ना, घटपर्णी है, आपने देखा भी होगा। देखिए ऐसे होता है, इसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, कीट जैसे ही अंदर आता है तो इसको जो है कुछ देखिए नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं मिल पाता तो कीटों में नाइट्रोजन होता है, तो कीटों को अपने अंदर डाल के वो जो है डिजोल्व कर लेते हैं कुछ केमिकल्स के थ्रू, और डिजोल्व करने के बाद वहाँ से नाइट्रोजन ले लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो एक बार मैं दिखा दूँ घटपर्णी जो है, घटपर्णी का पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट को देखिए ऐसे होता है पिचर प्लांट। ठीक है, अब जैसे मैं इमेजेस में दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये ऐसे होता है ना, ये जो ये चीज होती है, ये चीज होती है, तो ये क्या होता है, देखिए ये ऊपर का ढक्कन है इनका, ये देखिए ये ऊपर का ये कवर है, तो ऐसे ही अंदर कोई कीट जाएगा, ये देखिए यहाँ पे दिखा भी है, देखिए ये कीट है ना, अभी अंदर जैसे जाएगा ये ढक्कन बंद हो जाएगा और इसको डिजोल्व कर लेगा और इसी से वो नाइट्रोजन गेन कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है आपकी। तो घटपर्णी जो है, घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है, तो पत्ता जो है, ठीक है, अब यही पूछ रहे हैं कि ये जो घट होता है, ये चीज है ना, ये चीज है वो किसमें, ये पत्ते का रूपांतरण, ये एक्चुअली ये पत्ता होता है लेकिन रूपांतरित हो जाता है घट में। घट मतलब क्या, घड़े जैसा आकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये घट में परिवर्तित, इसको घटपर्णी बोलते हैं। पिक्चर मतलब भी वही होता है ना, तो ये जो है पत्ते अपनी आवश्यकता के अनुसार इस तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं और जो है एनिमल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये घटपर्णी प्लांट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सुमेलित हमें देखना है, यीस्ट जो होता है वो किण्वन है ना, यीस्ट का प्रोसेस होता है किण्वन के थ्रू। कैसीन जो है, कैसीन किस में होता है, दुग्ध प्रोटीन में है ना, मिल्क प्रोटीन को कैसीन बोलते हैं। ठीक है, यीस्ट जो है किण्वन से जो आपका दुग्ध प्रोटीन होता है उसको कैसीन बोलते हैं। एलोवेरा जो होता है वो आवृतबीजी होता है। एलोवेरा आप सभी लोग को पता है ना, बाबा रामदेव का एलोवेरा आता भी है पैक करा करा के, और वैसे भी आपने अपने घर बहुत सारे लोगों ने घरों के गमलों में एलोवेरा लगाया होगा। एलोवेरा की बहुत जो है बड़े स्तर पे खेती होती है और आज एलोवेरा बहुत फैशन में है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में एलोवेरा जो है बहुत पुरानी चीज़ है, जो जिससे हम बहुत तरीके की दवाओं को बनाते थे, उसका हम इस्तेमाल करते थे। तो एलोवेरा अब क्या है, आवृतजीवी है। घटपर्णी कीट भक्षी पौधा अभी आपने देखा था। अमरबेल क्या है, तना परजीवी है। तना परजीवी मतलब होता है अमर, जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए मैंगो ट्री है, और अमर बेल क्या होता है कि इसी के ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ जाता है। ठीक है, जैसे चढ़ जाता है पूरा और इसको कवर कर लेता है बिल्कुल। तो ये जो है क्या होता है कि ये तना परजीवी उसके तने पे चढ़ जाता है और परजीवी है, वो अपना जो है काम उससे निकाल लेता है। उसको जो है वो प्लांट से जिसको सहारा कोई चाहिए चढ़ने के लिए, तो सहारा वो मिल जाता है। बाकी कुछ चीजें और हैं, हम कभी देखेंगे कि वो और क्या फायदा लेता है उससे। चंदन आपका जड़ परजीवी है, एग्जाम में आ गया। अमरबेल क्या है, तो ये तना परजीवी है। चंदन क्या है, जड़ परजीवी है। ऑर्किड क्या है, अधिपादप है, एपीफाइट है। ठीक है, ऑर्किड क्या है, अभिपादप है या एपीफाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा निपेंथिस खासियाना या घटपर्णी। ये निपेंथिस एक नाम है, निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ और अपातीय पौधा पाया जाता है, ये मेघालय में। तो ये निपेंथिस जो मैंने अभी आपको दिखाया था घटपर्णी, ये मेघालय में पाया जाता है। वह पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है, तो देखिए तने से हल्दी प्राप्त होती है।
हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है? तने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ, तने से हल्दी मिलेगी। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। ठीक है, हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रकंद। ठीक है, तो प्रकंद कहते हैं हल्दी के हिस्से का खाने लायक भाग। और हल्दी कहाँ से मिलती है? तना से मिलती है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, तो देखिए ड्रूप है। ठीक है, ड्रूप है। तो ये जो होता है फलों का प्रकार जिसमें हम लीची को रख सकते हैं, तो वो ड्रूप है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तत्व को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भिन्न कालपक्वता। ठीक है, उभयलिंगी मतलब क्या होता है? देखिए बहुत तरीके के होते हैं। एक तो होता है मोनोसियस, डाइसियस। ठीक है, डाइसियस में क्या होता है कि एक ही पेड़ पे जो है आपका स्टेमन और मतलब मेल जननांग और फीमेल दोनों ही एक ही पे रहता है। ठीक है ना, तो एक ही पे रहता है, लेकिन अब देखिए फायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि दोनों एक साथ डेवलप ना करें। ठीक है, एक अपरिपक्व रहेगा, एक परिपक्व रहेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग जो परिपक्वता अलग अलग समय पे होती है उसको कहते हैं भिन्न काल पक्वता। ठीक है, या भिन्न काल परिपक्वता बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद और अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में एक रूपांतरित जड़ है। तो देखिए ये जो है इसमें किसमें? आलू, शकरकंद, बंडा और जिमीकंद। तो इसमें जो है एक रूपांतरित जड़ कौन सा है? तो देखिए शकरकंद आपका है जो रूपांतरित जड़ है। शकरकंद क्या है? रूपांतरित जड़ है। ठीक है, गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो शकरकंद जड़ है आपका, तना नहीं है। अब तना कौन सा है ये ध्यान रख लीजिए। गन्ना तना है, अदरक तना है, आलू तना है। ठीक है ना, और अभी हमने देखा था हल्दी, तो हल्दी हमें कहाँ से मिलता है? वो भी तने से प्राप्त होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि गन्ना, अदरक, आलू ये सब तना है। गन्ना, ये सब एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा आते हैं। तो गन्ना, अदरक, आलू ये तना है और शकरकंद जो है वो जड़ है। अब नेक्स्ट है सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद, वो जो तना है। ठीक है, तना कौन सा है? तो तना जो है आपका अदरक है। ठीक है, तना जो है अदरक है और शलजम जो है, ठीक है, गाजर और शकरकंद, सलजम, गाजर, शकरकंद ये जो है आपका जड़ है। शलजम, गाजर और शकरकंद ये जड़ है, लेकिन अदरक अभी आपने देखा, अदरक, गन्ना, आलू ये सारे जो है क्या है? ये आपका तना है। अदरक, गन्ना, आलू तना है, शलजम, गाजर और शकरकंद ये जड़ है। अब नेक्स्ट हमारा है सरसों, गेहूं, धान, मक्का में से वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है। तो रोपाई किसकी जाती है? धान की। ठीक है, धान की रोपाई देखा होगा कभी आप लोगों ने। पहले धान को छोटा छोटा जो हम क्या करते हैं उसको लगाते हैं, फिर बैठ के गाँव में आपने देखा होगा कि लोग जो है मिलके उसको उस धान को जो है उखाड़ते हैं और फिर उसको फील्ड में लगाते हैं। तो धान की रोपाई धान की जाती है, गेहूं की नहीं। ठीक है, अब देखिए सुमेल, प्रकंद कौन सा है? तो प्रकंद जो है मतलब जो देखिए प्रकंद मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा था तना। ठीक है, अदरक तना है तो तना मतलब प्रकंद होता है। ठीक है, तो जो प्रकंद है वो अदरक है। स्तंभकंद जो है आलू है, स्तंभकंद आलू है। शल्ककंद जो है लहसुन है। ठीक है, घन कंद जो है जिमीकंद सूरन है। ठीक है, घन कंद क्या है? जिमीकंद सूरन। अब घन कंद आएगा तो ये जिमीकंद और सूरन होगा। ठीक है, शल्ककंद होगा लहसुन। ठीक है, स्तंभकंद होगा आलू। ठीक है, और प्रकंद आपका अदरक है। गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू में से रूपांतरित स्तंभ जो है कौन है? तो देखिए स्तंभ जो है आपका ये आलू है। अभी हमने देखा था स्तंभकंद आलू होता है। आलू क्या है? कंद है। जैसे जैव उर्वरक प्रवाल मूल और लाइकेन व कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच में प्रयोगी कार्य प्रकार्यक साहचर्य है। तो किसमें? जैव उर्वरक, प्रवाल मूलक और लाइकेन और कवक मूल। तो देखिए कवक मूल में ऐसा होता है कि कवक जो होते हैं और उच्चतर पौधों के जड़ के बीच जो उपयोगी प्रकार्यक जो है साहचर्य होते हैं। ठीक है, तो कवक मूल होते हैं। अब देखिए फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? वो सहजीवी होते हैं। ठीक है, तो फलीदार पौधे यानी कि मेनली दालों में ऐसा होता है, उनकी जो है जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन जो पाए जाते हैं उनका स्थिरीकरण करते हैं जीवाणु। तो जीवाणु क्या होते हैं? वो सहजीवी होते हैं। ठीक है, उनको रहने के लिए भी जगह मिलती है, उनको खाने के लिए भी मिलता है, और वो क्या करते हैं कि वो जो है जो नाइट्रोजन उनकी गांठों में होता है उसका स्थिरीकरण कर देते हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है। मटर का पौधा क्या होता है? ये मटर का पौधा शाक है। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना के प्रवर्धन में। तो गन्ना जो है ना एक ऐसी जो है प्रजाति का पौधा है कि अगर गन्ना जो है एक्चुअली वो खाद्य में आता है, तो अगर हम
ये तना काट वाली विधि खत्म कर दे तो गन्ना का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जड़ों से नहीं बल्कि तने से जो है बनता है। और आप सोच लीजिए कि पूरे विश्व में अगर एक भी गन्ना नहीं बचा तो फिर गन्ना खत्म है, क्योंकि अगर एक भी गन्ना, और अगर एक भी गन्ना मिल गया तो हम बहुत सारा गन्ना, उससे एक गन्ने का एक जो है वो सिर्फ उसका तना, तो हम उसी को प्रवर्धन करके बहुत सारा गन्ना बना सकते हैं। अब देखिए लौंग क्या है, ये बंद कलियां हैं। लौंग क्या है, बंद कलियां। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वो जो पुष्प कलिका है, तो ये कौन सी है, लौंग है। ठीक है, अब देखिए लौंग क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होती है, वो पुष्प कली से। लौंग कहाँ से प्राप्त होती है, पुष्प कली से। सुमिलित देखिए अदरक क्या है, अदरक है राइजोम। अदरक क्या है, राइजोम है। केसर क्या है आपका, केसर जो है पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। केसर क्या है, पुष्प का वर्तिका होता है या वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, तो ये जो राइजोम केसर होता है वो पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। अफीम क्या है, ये अधपका फल होता है, इसको कम्प्लीटली नहीं पकाते। जो जैसे हल्का सा पका होता है उसमें वो लगा देते हैं, एक कट कर देते हैं, और उसी से जो उसका जो शायद मिल्क वगैरह होता है उसी से अफीम बनाते हैं कुछ। ठीक है, तो अफीम ऐसा है। सन क्या है, सन तना है। ठीक है, सन का पौधा होता है, आपको अगर पता होगा गाँव में तो आप बिल्कुल, अगर आप जानते होंगे सन का क्या होता है। केसर क्या होता है, सूखा मिश्रण, ये फूल के बीज बनाने वाले भागों का। जो केसर होता है सूखा मिश्रण होता है फूल के बीज बनाने वाले भाग का। अब देखिए अदरक क्या है, अदरक प्रकंद है यानी कि तना है। प्याज क्या है, प्याज मांसल पर्ण है, पर्ण है, मांसल पर्ण है प्याज। आलू रूपांतरित तना है। ठीक है, रूपांतरित तना है। फिर इसके बाद नारियल क्या है, भ्रूण पोष है, एम्ब्रियो। ठीक है, अब देखिए तना, बीज, जड़ और फल में से आलू को खाने वाला भाग क्या होता है, वो तना होता है। ठीक है, आलू के खाने वाला भाग जो होता है, देखिए नहीं, तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने वाला भाग क्या होता है, तो तना होता है। अब आलू को आपको लगेगा कि रूट है, लेकिन रूट नहीं है, ये तना है। आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद में से फल कौन सा है, तो देखिए भिंडी फल है। जो आपको लगेगा कि भिंडी बिल्कुल भी फल नहीं है, लेकिन फल जो है आपका ये भिंडी है। ठीक है, भिंडी एक फल है। तो ये हो गया आपका आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में भिंडी फल है। और पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली क्या है, भ्रूणीय टहनी है। कार्प जो है, कॉर्प जो होता है वो प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर नामक जो है प्लांट से। ठीक है, क्वेकर्स सुबर नामक प्लांट से कॉर्प प्राप्त होता है। लहसुन की अभिलक्षणिका, अब अभिलक्षणिक गंध का क्या कारण है, तो सल्फर यौगिक होता है। लहसुन में जो अभिलाक्षणिक जो गंध होता है उसका रीजन है उसमें सल्फर होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं, तो सल्फोनिक अम्ल की वजह से आते हैं। और आजकल एक न्यूज में ऐड भी आता, जो न्यूज आता है और सॉरी जो एडवर्टीजमेंट आता है उसमें जो है किसी चीज का होता है, उसमें बताते हैं कि आग से आंसू निकलता सल्फोनिक अम्ल की वजह से, याद रखिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, तो पुष्प होता है। ठीक है, अगर जीवन चक्र की दृष्टि से देखें तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। ठीक है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है, तो मिर्च की तीक्ष्णता का जो कारण है वो है कैप्सेनिन। किटिन, कैप्सेनिन, ये जो है इसकी वजह से ये जो है तीखा होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मिर्च जो है, अच्छा ये भी आता है कि लाल मिर्च, हरी मिर्च, और ये क्यों होता है, तो अभी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ये भी बता दूंगी आपको कि डिफरेंट जो लाल मिर्च है उसमें कौन सा पाया जाता है। ठीक है, रेड मिर्च में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैं अभी बता देती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है रेशम के का कीड़ा, सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वो है प्यूपा। ठीक है, तो प्यूपा जो है फाइबर निकलता है, प्यूपा का जो स्टेज में आ जाता है सिल्क वर्म, तब वहां से फाइबर निकाला जाता है। अब रेशम कीट जिन पर पनपता है वो क्या है, वो है शहतूत की पत्तियां। रेशम, शहद, लाख और मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है तो वह है मोती। ठीक है, मोती कहाँ कीटों से प्राप्त होता है। अब देखिए गन्ना, घृतकुमारी, कपास और महुआ में से वो जो औषधीय पौधा है, तो घृतकुमारी क्या है, औषधि। घृतकुमारी मतलब क्या है, वही एलोवेरा। ठीक है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व क्या होता है, देखिए फिनॉल व फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। तो तुलसी का पौधा लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इसका औषधीय महत्व होता है, और हमारे सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है तुलसी के पौधे का। तो ये इसका रीजन ये है कि इसमें फिनॉल और फ्लेवोनॉइड होता है। क्या होता है, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड होता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो आवृतबीजी पादप से है। कुनैन क्या है, ये मलेरिया के लिए एक औषधि है। देखिए मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है कुनैन, और ये जो है आपका आवृतबीजी पादप से है। ठीक है, आवृतबीजी पादप है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिंकोना के छाल से। किससे, सिंकोना के छाल से।
तो ये मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो औषधि कुनैन है वो किससे निकाला जाता है? सिंकोना की छाल से। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का, है ना, इसलिए कहते हैं ना कि जब किसी को आयोडीन की प्रॉब्लम या फिर थायराइड की समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि समुद्री चीज़ें आप खाइए, समुद्री जो घास है, वीड्स है ना, या जो जंतु हैं आप उनको खाते हैं तो ये आयोडीन की पूर्ति हो जाती है उससे। ठीक है, सही सुमेल क्या है? देखिए पादप है और स्रोत है। ठीक है, तो अफीम है, अफीम फल से निकलता है। ठीक है, अफीम मैंने कहा था ना अधकच्चा फल जो होता है, अधपक्का फल सॉरी, तो ये जो है अफीम उससे निकलता है। हींग जो है जड़ से, रबर तने से और कुनैन छाल से। मलेरिया निष्पादन हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। आर्टीथर नाम की औषधि जो प्राप्त होती है वो जो है बीजीय पादप से होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और देखिए नेक्स्ट हमारा सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सा है? वो क्लोरोक्विनिन है। ठीक है, क्लोरोक्विन है। ठीक है, क्लोरोक्विन। ठीक है, तो जो ये जो आयुर्वेदिक जो हमने प्राकृतिक चीज जो हमारी औषधि थी उसको जो है कृत्रिम औषधि ने प्रतिस्थापित कर दिया है, उसका नाम है क्लोरोक्विन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा ना बहुत बार, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस बीच में, तो वही जो सिंकोना की छाल से जो प्राप्त होता है हमें, ठीक है, उसी को जो है रिप्लेस कर दिया गया है क्लोरोक्विन से। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीव जो है बैक्टीरिया, साइनो जीवाणु जो है तथा डार्टम में से जीवों का वह समूह जिसमें डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व। तो डायटम्स जो है वो जो है हमारा हेल्प करता है कि डूबने से जो है किसी की मृत्यु हुई है तो वो पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है मैं बाद में बताऊंगी। शहतूत का फल क्या होता है? ये सोरोसिस। ठीक है, शहतूत का फल सोरोसिस है। सन, पटसन, जूट, कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो देखिए कपास जो है वो तने का उत्पाद नहीं है, कपास तने का उत्पाद नहीं है। और कपास किसका उत्पाद है आप बता सकते हैं? फ्लावर, फूल का है, ठीक है, या जो है आपके बीज का है, किसका है कपास? अब आपका लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपके लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना, गेहूं, संकर, मक्का, ट्रिटिकल तथा सोयाबीन में से वो जो मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता वो है ट्रिटिकल। क्या है? ट्रिटिकल, ये मानव निर्मित धान है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कैनोला। ठीक है, कैनोला जो है मानव उपयोग के लिए प्रयोग की गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों ऑयल सीड मस्टर्ड की किस्म को निर्दिष्ट करता है। इस किस्म की मुख्य विशेषता यह है कि अब देखिए कैनोला की बात कर रहे हैं तो इनके तेल में इरुसिक अम्ल जो है बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो कैनोला जो है उसके तेल में इरुसिक अम्ल जो है, इरुसिक एसिड जो है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है जो कि अच्छी है। ठीक है, अब CO1148 का महत्वपूर्ण प्रजाति किसका है? CO1148 महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। ठीक है, अब पौधा है और प्रजाति, सरसों क्या है? सरसों की प्रजाति जो है वो बरोड़ा है। अब याद रखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि नाम बहुत आसपास होते हैं। यूपी पीसीएस में थोड़ी सी एक यही है कि कॉन्सेप्ट नहीं होता, या यूपी की बात नहीं करूँ मैं, जितनी भी पीसीएस है वो सिर्फ फैक्चुअल बेस पे, हालांकि यूपी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो देखिए अब इस बार पेपर किस तरीके का आता है, इसलिए हमें जो है थियरी के साथ साथ तो हमने पढ़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो आपके जो चीज़ें इस तरीके की हैं जो फैक्चुअल है वो जरूर है ध्यान रखना है क्योंकि ट्रेंड यही चल रहा है। सरसों जो है वरुणा। ठीक है, मटर जो है सपना। ठीक है, मटर सपना, सरसों वरुणा। आम, पपीता, आलू ये सूर्या। ठीक है, सूर्या प्रजाति है आम की, पपीता की, आलू की, सूर्या है। ठीक है, मूंगफली है कौशल। ठीक है, फिर से याद रख लीजिए। सरसों क्या है? वरुणा। सरसों क्या है? वरुणा। सपना क्या है? सपना है एक मटर। ठीक है, आम, पपीता और आलू ये सूर्या है। आम, पपीता और आलू, आम, पपीता और आलू सूर्या। मूंगफली क्या है? कौशल। याद हुआ? ठीक है, अब देखिए सूक्ष्म बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। सूक्ष्म बैक्टीरिया को कैसे देखा जा सकता है? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, कंपाउंड ये देखिए खुर्दबीन नहीं, ये दूरबीन है, इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। तो कंपाउंड जो है आपका जो दूरबीन होता है, ठीक है, टेलीस्कोप से आप जो है इसके कंपाउंड दूरबीन से देख लेते। कंपाउंड मतलब होता है एक जो है संयुक्त दूरबीन। ठीक है, उससे आप देख सकते हैं किसको? सूक्ष्म बैक्टीरिया को। स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी ऊतक एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वो कौन सा है? वो अल्फांसो है। तो अल्फांसो की वजह में जो स्पॉन्जी ऊतक है वो स्पंज जैसा बन जाता है, उसमें जूस ज़्यादा नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से जो है ये जो निर्यात है वो जो है
प्रभावित हो रहा है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषण कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। बिल्कुल सही है। जो हमारा पहला जो है कि कुछ जीवाणु अपना जो है भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो इस जीवाणु में हरा पदार्थ हरित लवक पाया जाता है, ये गलत। हरित लवक जो है जीवाणु में नहीं पाया जाता। ये जीवित या मृत की सीमा पर होते हैं। ठीक है, अब देखिए किसके बारे में बता रहा है। ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली और फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म बैक्टीरिया के बारे में जो है कौन सा सही है, तो देखिए कोई भी नहीं सही है। ये इसमें से कोई भी नहीं सही है, तो ये गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए ए सही है, लेकिन आर कैसे आर गलत है हमारा। वो कैसे? क्योंकि देखिए इतना लंबा जो है जड़ इसलिए आता है कि पानी की तलाश में बिल्कुल नीचे, क्योंकि वहाँ पानी पे मन ज्यादा मिलता नहीं, आपको पता है। तो टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का इनडायरेक्टली मतलब है वाष्पीकृत होकर पानी निकल जाता है, तो जो पानी का लेवल होता है बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए जो जड़ होती है उसको बहुत ही अंदर तक जाना पड़ता है, पर्कुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि वो पानी की तलाश में नीचे लंबे। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ था आपका। और नेक्स्ट हमारा है मरुस्थलीय में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसला जड़ें होती हैं। फ्रिएटोफाइट्स क्या होता है? जिसमें जो जिनकी जड़ें जो हैं वो जो है बहुत लंबी हो जाती हैं, 20 to 30 फीट हो जाती हैं। ठीक है, जड़ें बहुत लंबी हो जाती है, इसको कहते हैं फ्रिएटोफाइट्स। ठीक है, शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पौधे को कहते हैं क्या? मरुद्भिद। ठीक है, शुष्क जलवायु में ऐसे पौधे जो अनुकूलित हैं शुष्क जलवायु के लिए, उसको कहते हैं मरुद्भिद। मरुद्भिद के पादप अधिकतर कैसे होते हैं? मांसल होते हैं वो। ठीक है, मांसल होते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। ठीक है, कहाँ पे? जैसे सुंदरबन में जो है, वहाँ पे जहाँ पे भी नमकीन जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है, तो वहाँ पे नमक वाले पौधे होते हैं। ठीक है, जलीय रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। जलीय रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे को थैलोफाइट्स कहते हैं। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। ठीक है, तो देखिए दो ही इसमें सही है। ये बिल्कुल सही है कि सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला जो है क्या होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन है। और देखिए एक एब्सिसिक एसिड होता है जो सुसुप्तावस्था ला देता है, तो ये बहुत ही घातक होता है पौधों के लिए, एब्सिसिक एसिड। लेकिन सुसुप्तावस्था तोड़ता कैसे है? साइटोकाइनिन से। तो ये जो है चौथा हो गया आपका। और जेली रुदन का कारण जो है हमारा क्या है? अम्ल की अधिकता, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। लेकिन गन्ने का सर्वाधिक ये जो है राइजोबियम तो है ही नहीं, ये तो आपके किसके लिए होता है? ये जो दलहन होती है, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। पानी में उगाए जाने वाले उसको हेलोफाइट्स कहते हैं, ना कि थैलोफाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए एपिफाइट्स वो पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए। मैंने बताया था ना, एपिफाइट्स वो होते हैं जो है एक पेड़ है, उनके सहारे वो ऊपर चढ़ते रहते हैं। ऐसे चढ़ते, मान लीजिए पेड़ है तो उसके सारे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो एपिफाइट्स होता है। तो ये यांत्रिक अवलंबन मतलब जो है कोई सहारा ढूंढते जिनके ऊपर वो जो है ऊपर, जिनके सहारे वो चढ़ पाए। जल की अधिकतम मात्रा जिसका पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित करते हैं जड़ों के बालों द्वारा। तो रूट हेयर्स होती हैं। रूट हेयर्स होते हैं। रूट ऐसा नहीं कि सिर्फ लंबी सी रूट हो गई, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, फिर ऐसे एक रूट निकली, फिर हेयर्स बहुत सारे। तो रूट हेयर्स से जो है जड़ें क्या करती हैं? अपने जो है अपने पानी की आवश्यकता को पूरा करती है, पानी लेती है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा जो है उससे वो जल का प्रकाशीय अपघटन कर देते हैं। अब देखिए स्वजीवी का होते हैं। स्वजीवी जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, और मृतोपजीवी जो होते हैं विबंधक होते हैं। कौन होते हैं? विबंधक होते हैं। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। प्रथम पोषण के अंतर्गत कौन आता है? हरित पादप आते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया में से एक समूह को उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसको कहते हैं मीथेन। आर्कियोबैक्टीरिया के समूह को उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है मीथेन का। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं जो है वातक तंत्र से। तो बहुत सारे जो कीट होते हैं वो श्वसन करते हैं, कैसे? वातक तंत्र से करते हैं। फिर हमारा जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जब आ जाता है तो पानी जमता नहीं है, तो इसलिए मछली अंदर जीवित रहती है। जल के बाहर निकाली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती हैं। ठीक है, गिल्स जो होते हैं उनके वो जो है बहुत ही वेल जो है आपके इक्विप्ड होते हैं, किसके लिए? जो है पानी में सांस लेने के लिए, बाकी वो बाहर मर जाएंगी। ठीक है, मछलियों में से समांतर श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा। ठीक है, गलफड़ों
फड़ों द्वारा, गिल्स के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है सेब के फल में पाई जाती है एंथोसाइनिन। सेब के फलों में लाली क्यों होता है? लाली जो होता है उसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो सेब के फलों में जो लाली होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। टमाटर के में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। पपीते में पीले रंग जो है होता है वो कैरिका जैंथेन। ठीक है, किसकी वजह से? कैरिका जैंथिन की वजह से। हाल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधों की एक नई और भिन्न जाति खोजी है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर की है और उसके फूल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वो है अंडमान द्वीप। ठीक है, अंडमान द्वीप, ये तो है 2-3 साल जो है पहले न्यूज में था, तो ये याद रखिएगा, अंडमान द्वीप में है। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है। ठीक है, तो जीवित प्राणियों का वो समूह जो है जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है वो है चीनी, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ठीक है, तो ये जो स्पीशीज है वो एक ही समूह से जो है संबंधित है। कौन सा है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। सॉरी, काले अफ्रीकी। और आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, ठीक है। खमीर एक उदाहरण है। ठीक है, खमीर एक उदाहरण है किसका? कवक का। खमीर एक उदाहरण है किसका? कवक का। यीस्ट जो है और मशरूम, ये क्या है? फफूंद है। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। ठीक है, ईस्ट और मशरूम फफूंद है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम जो होता है वो कवक होता है। कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? सेलुलोज होता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बनते हैं किससे? कवक और शैवाल से। तो लाइकेन क्या होते हैं? वो जो है बनते हैं दोनों कवक और शैवाल से। तो दोनों से मिलके लाइकेन बन। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने की क्षमता रखता है, वास्तव में सहजीवी है जो है शैवाल और कवक का। एक ऐसी जगह जो बिल्कुल जो है कहीं वो बेयर है, उस पर कोई प्लांट्स नहीं है, लेकिन लाइकेन अगर आ जाए तो लाइकेन उस पर हरियाली ला देगा। ठीक है ना। और ये क्या है? लाइकेन ये सहजीवी, वास्तव में सहजीवी सहचर्य है ये शैवाल और कवक का। तो नोस्कापीन प्राप्त होता है पोस्ता या पॉपी से। ठीक है, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता या पॉपी से। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम या पोस्ता से। ठीक है, और अफीम पोस्ता से। और मार्फिन प्राप्त होता है फल से। मार्फिन किससे? फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टिस से। ठीक है, सही बात था। ये जो फल होता है वो बिल्कुल पका नहीं होता, लेकिन उसको हम काट देते हैं हल्का सा, तो उसमें से जो है मिल्क बाहर आ जाता है, उसी से अफीम प्राप्त होता है। देखिए, अफीम पोस्ता जो है प्राप्त होता है पौधों के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मार्फिन। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मार्फिन। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो ये अवसादकारी। ठीक है, अवसादकारी श्रेणी की। और अफीम का वास्तविक नाम है पेपैवर मोसनीफेरम। ठीक है, देख लीजिएगा, पेपैवर मोसनीफेरम। देखिए, पेपैवर मोसनीफेरम अफीम का वास्तविक नाम है और ये आ सकता है एग्जाम में, आपको पता है ये बहुत ज्यादा इशू हुआ था आपके बॉलीवुड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आनुवांशिकता कवर करना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए आप ध्यान रखिएगा इसको और अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।